नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात संविधान की, क्योंकि संविधान एक ऐसा मुद्दा है जिसने पिछले 4 महीनों में देश का पूरा सियासी समीकरण बदल कर रख दिया, जिसने वोटों का सारा गणित बिगाड़ दिया है, जिसने अपना एजेंडा बनाकर विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की हर रणनीति पर पानी फेर दिया है। लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर जिस तरह से विपक्ष ने आरक्षित वर्ग के वोटर्स को अपने साथ किया, उससे बीजेपी की यह पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी है। बीजेपी चाहकर भी विपक्ष के इस मुद्दे की काट नहीं ढूंढ पा रही और अब तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। संविधान के मुद्दे पर मजबूत हो चुका विपक्ष इन चुनावों में भी अपने टेस्टेड फॉर्मूले को ही आगे बढ़ा रहा है और इंडिया ब्लॉक में शामिल हर दल ने अब संविधान को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बना लिया है और राज्य दर राज्य इसे भुनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जय हिंद, जय संविधान। संविधान जिसने बदल डाला सियासी विधान। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए। संविधान जिसने बदल डाला सियासी मैदान। ये संविधान रहेगा तो हमें आपको अधिकार मिलेंगे, ये संविधान रहेगा तो हमें न्याय मिलेगा। यही संविधान है जो हमें आरक्षण दिलाता है। संविधान जिसने तोड़ डाला धर्म का एजेंडा। अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, ये देश सबका देश है। इसलिए कोई चाहता है कि नफरत फैलाया जाए, दंगा कराया जाए। संविधान जिसके नाम पर बदल गया पूरा चुनाव। आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। देश का संविधान, यूं तो इससे पूरा हिंदुस्तान चलता है। हिंदुस्तान की तमाम नीतियां चलती, तमाम कानून इसके दायरे में आते हैं, लेकिन इस वक्त देश में ये शब्द लगभग हर किसी की ज़बान पर बैठ गया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। संविधान जिसने देश का पूरा सियासी समीकरण बदल दिया, जिसने वोटों के गणित के सारे फॉर्मूले फेल कर दिए। कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। संविधान जिससे सबसे ज्यादा मजबूत हुआ विपक्ष, जिससे विपक्ष को आम लोगों की आवाज उठाने की सबसे बड़ी ताकत मिली। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगा दिया। संविधान जिसमें दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं, जिसमें इन वर्गों को आरक्षण का प्रावधान है, जिसके जरिए पिछड़ों को रिजर्वेशन का हक दिया जाता है, जिसमें वो सब कुछ है जिससे समाज के सबसे निचले यानी आखिरी पायदान पर मौजूद व्यक्ति को भी बराबरी का अधिकार दिलाता है, वंचितों को न्याय का हक दिलाता है और यही हक किसी भी चुनाव का पूरा रुख मोड़ देता है, जैसा अब की बार के लोकसभा चुनाव में हुआ। आखिर इस बार के चुनाव में इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर कैसे विपक्ष को लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा मिला?
दरअसल इसकी शुरुआत पीएम मोदी के एक भाषण से माना जाता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में पीएम मोदी ने संसद को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए एक नारा दिया है। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का लक्ष्य बताते हुए पीएम मोदी ने तब कहा था, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और विपक्ष एकजुट होकर मैदान में उतर आया। पीएम मोदी के 400 पार वाले बयान को एजेंडा बना लिया, उसे संविधान बदलने से जोड़ दिया। पिछले कई सालों से देश में जो चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा जा रहा था, धर्म के नाम पर जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता था, अब की बार के चुनाव में वो पूरी तरह 360 डिग्री घूम गया। पूरा चुनाव संविधान के मुद्दे की तरफ डाइवर्ट हो गया। विपक्ष का हर दल एक सुर में संविधान के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरने लगा। बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 में बीजेपी, आरएसएस, मोदी ये क्या चाहते हैं? इस देश में भारी बहुमत अगर आएगा तो संविधान को हम बदलेंगे। ये बात सबसे पहले 2015 में उन्होंने ही कहा था, उनके लोगों ने कहा था, आरएसएस के मुकेश मोहन भागवत ने कहा था, उनके एमपीज ने कहा था, और इधर हमारे मोदी जी तो ये बोलते हैं मुझे 400 पार करना है। आपने इनकी बातें सुन ली हैं। आज ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। ये कौन होते हैं संविधान को बदलने वाले? ये संविधान आपका है, ये संविधान इस देश का है, ये संविधान इस देश के किसानों, गरीबों, इस देश की हर वासी का है। इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे हम। यही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है हमें और आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, यही संविधान है जो हमारे लिए संजीवनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान को बदलना चाहते थे। लेकिन अब हमें भरोसा है अपनी जनता पर कि जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी। यानी विपक्ष का पूरा चुनावी एजेंडा संविधान के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को 370 और एनडीए के 400 पार तो नहीं आए, लेकिन विपक्ष को भारी बढ़त जरूर मिल गई। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसमें एनडीए की सीटों की संख्या जहां 293 पर जाकर रुक गई, वहीं इंडिया गठबंधन का ग्राफ 234 पर जा पहुंचा। एनडीए के कुनबे में बीजेपी को जहां देश भर में 240 सीटें मिली, वहीं उनके सहयोगी टीडीपी को 16, जेडीयू को 12 और बाकी के दूसरे 12 दलों को मिलाकर 25 सीटें आई। कुल मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 293 तक पहुंच पाया, यानी बहुमत से 21 सीटें ज्यादा। जबकि 2019 में अकेले बीजेपी के पास 303 सीटें थी। वहीं विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा कांग्रेस को 99 सीटें मिली। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी 29 और डीएमके 22 सीटें जीतने में कामयाब रही। बाकी के दूसरे दलों के खाते में 47 सीटें आईं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन को अब की बार के लोकसभा चुनाव में 234 सीटें मिली। नतीजों ने साफ बता दिया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दों ने पूरा सियासी समीकरण बदल दिया, जिसने बीजेपी का सारा गणित बिगाड़ दिया। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उन लोगों ने निभाई है, उन जातियों का योगदान है जो आरक्षण के दायरे में आते हैं।
चाहे दलित हो या फिर आदिवासी या फिर पिछड़ा वर्ग। इनमें से ज्यादातर वोटर्स ने अब की बार एक तरफ यानी इंडिया ब्लॉक को वोट कर बीजेपी के 400 पार के रास्ते में कांटे बो दिए। जाति हिसाब से वोट शेयर देखें तो हिंदू दलितों का 32% वोट इंडिया ब्लॉक का मिला, जबकि एनडीए को 36% दलितों ने वोट किया। इसके अलावा 31% आदिवासी वोटर्स ने इंडिया गठबंधन को अपना वोट दिया। वहीं 51% आदिवासियों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। लोअर ओबीसी वर्ग ने 25% वोट इंडिया गठबंधन को दिया, तो वहीं एनडीए के खाते में 58% लोअर ओबीसी का वोट आया। अपर ओबीसी की बात करें तो 35% लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो वहीं 48% अपर ओबीसी वर्ग ने एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में अपना वोट दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है संविधान और आरक्षण के मुद्दों की वजह से दलितों का साथ विपक्ष को बखूबी मिला, जिसका फायदा ये हुआ कि 95 दलित बाहुल्य सीटों पर विपक्षी गठबंधन को जीत मिली, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 55 सीटें ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो एनडीए को अब की बार दलित वोटर्स का ज्यादा साथ नहीं मिला, जिसका भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक दलित बहुल वाली 37 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ, जिस वजह से एनडीए का आंकड़ा दलित सीटों पर 60 का ही रह गया। संविधान और आरक्षण का बहुत सीधा संबंध है, लेकिन संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने को लेकर के जो बात लोकसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच कही गई, उसमें सच्चाई नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछले कुछ वर्षों से दलित मतदाता आ रहे थे, पिछले 10 वर्षों से उनका रुझान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर हो गया। जाहिर है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दलित और आदिवासी वोटर्स ने भारी नुकसान पहुंचाया और संविधान के मुद्दों ने विपक्ष को तगड़ा फायदा दिया। अब बारी है विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की भी। इन चुनावों में भी संविधान को मुद्दा बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से अपने संविधान वाले मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने में लगी है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक संविधान के मुद्दे पर ही मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा चुनाव के ठीक 2 महीने बाद देश एक बार फिर चुनावी मोड में आ चुका है। अगले 4 महीने में देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, साथ ही यूपी के भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश की सियासी सरगर्मी अभी से तेज है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहले से अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यूपी उपचुनाव में अपनी एंट्री दर्ज करा दी है और आते ही एक बार फिर संविधान और जातीय जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है। आप इसको मिटा दो तो हिंदुस्तान में एक संस्था नहीं बचेगा, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जो आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से फायदा मिला, वो 5-10 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो जाति जनगणना जो है वो इसको मजबूत करने का काम है। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। आप ये मत सोचिए कि आइडिया ये है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, ये मेरा विजन नहीं है, ये पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज में थे, जहां इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में संविधान से जुड़े तमाम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की गई। हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगा दिया।
और ये काम हम नहीं कर रहे हैं, आप मत सोचिए कि राहुल गांधी और ये सब लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आ रही है, हम उस आवाज को सुन रहे हैं। और ये जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, ये हिंदुस्तान के अंदर से आ रही है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से आ रही है, और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब अगर कोई सोचे, मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिकल बात बता देता हूं, आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहे हैं। अब इसके सियासी मायने ये हैं कि राहुल गांधी यूपी के जनपद प्रयागराज पहुंचे थे और खास बात यह भी है कि इसी जनपद प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर प्रवीण पटेल यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रवीण पटेल बीजेपी के टिकट पर ही लोकसभा के सांसद चुने गए, लिहाजा ये सीट रिक्त हो गई और अब इसी फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कितना असर डालेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में तो असर इन्होंने डाला, अब उसका काउंटर बसपा भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, और रिजल्ट आने के बाद जनता भी काफी कुछ चीजें जान चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो 1 लाख रुपए घर की महिलाओं को, बेरोजगारों को जो देने की बात थी, उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जब विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव में ये मुद्दा उठाएगी इंडिया अलायंस, तो कितना लाभ मिलेगा ये अभी से कहना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रयागराज के फूलपुर के अलावा अयोध्या जिले के मिल्कीपुर, मैनपुरी जिले की करहल, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद के कुंदरकी, कानपुर नगर की सीसामऊ और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने। अगर सभी 10 सीटों की बात करें तो इनमें से 5 एनडीए यानी बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास थी, जबकि बाकी बची 5 पर इंडिया यानी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में यूपी के इस उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लिहाजा इस चुनाव के लिए बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखे और विपक्ष के संविधान वाले मुद्दे पर कह रही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये मुद्दा लेकर के हमें कौवा कान ले गया और कान कोई चेक नहीं करेगा, उसके बाद कौवा कान ले गया, अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान खत्म कर देंगे, ये दुष्प्रचार अब फेल हो चुका है और जनता उनकी असलियत जान चुकी है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में निश्चित गुंडा। यूपी में उपचुनाव के अलावा 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने, जिसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड के लिए फिलहाल इंतजार है, पर इन चारों राज्यों में भी दलित, आदिवासी और ओबीसी वोटर्स का अपना दबदबा है। ऐसे में सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा और उपचुनावों में भी इंडिया गठबंधन को संविधान के मुद्दे का फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के इशू ने इतना ज्यादा लोगों के बीच में सक्रियता पैदा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से बहुत बुरी स्थान पर पहुंचना पड़ा। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये इशू चल गया, लेकिन विधानसभा चुनाव यानी जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसमें मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने स्तर पर खारिज करना शुरू कर दिया है और जनता के बीच सच्चाई क्या है यह बताने की लगातार कोशिश की है। बहरहाल इंडिया ब्लॉक संविधान के मुद्दों पर आगे के चुनावों में भी बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जिसकी काट शायद ही बीजेपी के पास है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों का रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।